YouTube चैनल केमिस्ट्री धाम पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम सैनी और अपन पढ़ रहे हैं कक्षा 12 का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अब तक अपन ने पढ़ लिया था, जो कल की क्लास थी अपनी, उसमें अपन ने पढ़ा था कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की सहायता से स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं। आज अपन पढ़ रहे हैं, यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि यदि मानक अवस्थाएं ना हो, स्टैंडर्ड कंडीशन मैंने आपको बता रखी है। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है? ये है, यदि टेम्परेचर 298 केल्विन हो, ठीक है, प्रेशर 1 atm हो और साथ ही साथ में कंसंट्रेशन है वो 1 m हो। यदि ये शर्त लागू है तब अपन अपनी प्रीवियस क्लास का जो भी अपने फॉर्मूला निकाला था वो था ये E नोट सेल इक्वल्स टू E नोट कैथोड माइनस E नोट एनोड, और ये किस फॉर्म में है? रिडक्शन पोटेंशियल के रूप में। तो इस फॉर्मूले की सहायता से अपन क्या कर सकते हैं? मानक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब सपोज कीजिएगा कि मानक अवस्थाएं बदल गई, तीन अवस्थाएं, तीनों में से कोई भी बदल सकती है। हो सकता है टेम्परेचर 298 केल्विन ना हो सकता है प्रेशर 1 atm ना हो, ये भी हो सकता है कि कंसंट्रेशन जो है वो 1 m का ना हो। जरूरी नहीं है तीनों ही बदले, तीनों में से कोई भी एक बदल जाएगी, इसका मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं रही, और स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं रहेगी तो ये फॉर्मूला अपने काम में नहीं आएगा। क्लियर है बात? मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि ये फॉर्मूला कब काम में आना है? जब अपने स्टैंडर्ड कंडीशन रहेंगे, यानी टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन जो दी हुई है वो होनी चाहिए, तब तो अपन इस फॉर्मूले की सहायता से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसे अपन कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मानक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यदि ये अवस्थाएं ना हो और क्या बन जाए भाई, टेम्परेचर है वो 298 केल्विन ना हो, ठीक है, प्रेशर है हो सकता है 1 atm ना हो, तो नॉट इक्वल्स टू कर दिया, और कंसंट्रेशन है वो नॉट इक्वल्स टू 1 m। इन तीनों में से कोई भी एक फॉलो ना कर रहा हो स्टैंडर्ड कंडीशन को, तो जो भी मान होगा फिर उसे अपन कहेंगे नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और जो नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसकी गणना अपन कैसे करते हैं? उसकी गणना कल अपन ने चलते चलते कही थी बात, उसकी गणना के लिए अपन काम में लेते हैं नेस्ट इक्वेशन। तो आज की अपनी क्लास रहने वाली है नेस्ट इक्वेशन पर, जिसका इस्तेमाल कब किया जाता है? जब कंडीशंस हैं वो नॉन स्टैंडर्ड हो जाएं, यानी टेम्परेचर 298 केल्विन ना हो, प्रेशर है वो 1 atm ना हो, और कंसंट्रेशन है वो 1 m का ना हो। इन तीनों में से कोई भी एक यदि फॉलो नहीं कर रही है स्टैंडर्ड को, इसका मतलब वो नॉन स्टैंडर्ड की तरफ है, और उसकी गणना अपन करते हैं नेस्ट इक्वेशन। तो देखिएगा, बहुत सावधानी से इसे पढ़िएगा, बहुत आसान है, लेकिन फर्क केवल इतना है कि आपको ध्यान लगाना पड़ेगा। और यहां से हर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। न्यूमेरिकल्स जो है वो मोस्टली इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स इसी से आते हैं, मोस्टली इसी से आते हैं, ठीक है। तो इसको विशेष ध्यान से पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। अपन जानते हैं, अपन ये कौन सा सेल पढ़ रहे हैं? अपन पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आप भूल गए होंगे, देखिए मैं याद दिला देता हूं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ रहे हैं, विद्युत रसायन सेल। और विद्युत रसायन सेल में क्या होता है भाई? यहां होता है केमिकल जो एनर्जी है वो किसमें कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रिकल में। केमिकल एनर्जी किसमें चेंज होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अपन ने जिंक और कॉपर का जो डेनियल सेल बनाया था, उस सेल में अपन ने क्या अच्छे से चेक किया इसको, तो यहां पर हुआ क्या कि अपन बाहर से कोई भी एनर्जी सोर्स नहीं लगाते। इसका मतलब बाहर से अपन कोई एनर्जी अप्लाई नहीं कर रहे हैं। ये क्या है? केमिकल अपने आप ही रिएक्शन के फलस्वरूप क्या प्रोड्यूस कर देगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर देगा। यही बात रही। इसका मतलब विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। प्रक्रम कैसा रहा? स्वतः है, स्पॉन्टेनियस। प्रक्रम कैसा है? स्पॉन्टेनियस, यानी स्वतः हो रहा है। और स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी का मान क्या रहता है? नेगेटिव। स्पॉन्टेनियस के लिए जो प्रक्रम स्वतः होता हो, अपने आप होता हो, उसके लिए गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन क्या होता है? नेगेटिव होता है। अभी चेक करेंगे इसमें कि नेगेटिव किस प्रकार से होता है, क्या क्या प्रक्रियाएं इसमें रहती हैं। तो देखिएगा यहाँ पर, जब अपना विद्युत रासायनिक सेल है, कोई भी सेल तब सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है जब वह रिवर्सिबल हो, उत्क्रमणीय हो। उत्क्रमणीय कंडीशन में वह सेल सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसका मतलब कंडीशंस क्या रख रहा हूं मैं? रिवर्सिबल की, पहली चीज होगी। दूसरी चीज,
यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि भाई प्रक्रम जो स्पॉन्टेनियस है, इसका मतलब प्रक्रियाएं अपने आप हो रही है, इसका मतलब सेल कार्य कर रहा है, सेल के ऊपर कार्य नहीं किया गया। तो सेल ने जो कार्य किया, वर्क डन बाय द सेल, वर्क डन बाय द सेल, भाई सेल द्वारा किया गया कार्य है। अब वो कार्य क्या रहेगा भाई, W इक्वल्स टू Q इंटू E। ये आपने पढ़ा हुआ है, किया गया कार्य, सेल द्वारा किया गया कार्य, सर्किट में प्रवाहित विद्युत आवेश, सर्किट में प्रवाहित जो भी करंट है और उसके द्वारा उत्पन्न विभव, भाई सेल द्वारा कितना विभव उत्पन्न हो रहा है, कितना करंट फ्लो हो रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो किया गया कार्य का मान आ जाता है। क्लियर हो गई बात? बिल्कुल ध्यान से यहां बिल्कुल सटीक हो जाइएगा, विशेष ध्यान लगाना शुरू कीजिएगा। मैं पुनः दोहरा रहा हूं, सेल क्या है, स्पॉन्टेनियस है। भाई केमिकल लिया, एनर्जी किस रूप में प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में। इसका मतलब सेल खुद कार्य कर रहा है, सेल के ऊपर कार्य नहीं किया जा रहा। प्रक्रम कैसा रहेगा, स्पॉन्टेनियस होता है, जिसके लिए डेल्टा जी का मान नेगेटिव आएगा, अभी देखेंगे कैसे आएगा। तो अपन क्या कर रहे हैं, सेल क्या कार्य कर रहा है, कितना कार्य कर रहा है, तो अपन ने फॉर्मूला है अपने पास W इक्वल्स टू Q इंटू P, यानी सेल द्वारा किया गया कार्य किसके बराबर होगा, सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा, आवेश, ठीक है, और पोटेंशियल, जो जितना विभव उत्पन्न होगा, ठीक है, उस विभव के गुणनफल के बराबर होगा उस सेल द्वारा किया गया कार्य। अब इसी से अपन इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। तो अपन देख रहे हैं सेल द्वारा किया गया कार्य क्या है, W इक्वल्स टू Q इंटू E है। Q यहाँ क्या है, चार्ज है, आवेश है, जो भी है। तो पहले Q को निपटाते हैं अपन, Q क्या होता है। तो Q इक्वल्स टू देखिएगा, आप लिखते हैं Q इक्वल्स टू NF। अब देखो ये NF क्या है, मैं इसको समझाने जा रहा हूं आपको। यहां N क्या है, उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या है जो उस अभिक्रिया के दौरान चेंज होते हैं, परिवर्तन होता है। भाई ऑक्सीडेशन के दौरान कितने इलेक्ट्रॉन निकले, अपचयन के दौरान कितने इलेक्ट्रॉन रिड्यूस हुए, तो उनकी संख्या है N और F है फैराडे। अब ये फॉर्मूला आया कैसे, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, बिल्कुल आसानी से एक्सप्लेन हो जाएगा, कहीं टेंशन वाली बात नहीं है। तो देखिएगा यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, N क्या है कि भाई कितने इलेक्ट्रॉन यहां पर अभिक्रिया के दौरान चेंज हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के दौरान। तो यहां देखिएगा, मान लीजिए एक मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है भाई, एक मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 96,500 कूलम। ये होता है ना 96,500 कूलम, जिसको आप क्या कह रहे हो, 1 फैराडे। 96,500 कूलम यानी 1 फैराडे हो गया। क्लियर है बात, कैसे आया ये भाई, एक मोल में इलेक्ट्रॉन कितने हुए, एक मोल में इलेक्ट्रॉन हुए एक अवोगाद्रो संख्या यानी 6.023 इंटू 10 की पावर 23, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ मल्टीप्लाई का निशान, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मान आएगा 96,500 कूलम। क्लियर है, ये करवाया हुआ है मेरा आपको, ठीक है भाई। एक मोल में इलेक्ट्रॉन कितने 6.023 गुणा 10 की पावर 23, यानी ये क्या रह गया, एक अवोगाद्रो संख्या, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना, इतना, तो इतने इलेक्ट्रॉनों पे कितना हो गया 96,500। क्लियर हो गई बात। अब एक मोल पर इलेक्ट्रॉन, एक मोल पर आवेश है 96,500, तो n मोल इलेक्ट्रॉन हो जाए तो n मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होगा भाई, n मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज हो जाएगा NF। आ गया, ठीक है, हो गई ना बात यहां पर। चलिए इसे दूसरे रूप से समझते हैं, इसको फिर से इसको एक बार समझा देता हूं कि भाई इलेक्ट्रॉन जो स्थानांतरित हो रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुआ मतलब 1 मोल, 2 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित मतलब 2 मोल। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है भाई, Q क्या है, आवेश ही तो है, आवेश कौन है, इलेक्ट्रॉन है। एक मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना 96,500, तो n मान लो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं या बाहर आ रहे हैं या ग्रहण किए जा रहे हैं, तो n इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना हो गया NF। इससे देखिए एग्जांपल से समझते हैं। चलिए जिंक और कॉपर का जो अपन डैनियल सेल बनाते हैं, Zn का ऑक्सीडेशन होता है, क्या रहा Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहां जिंक के कितने मोल हैं, 1 मोल, इस Zn2 पॉजिटिव का कितना है 1 मोल, और कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2 मोल। क्लियर हो रही बात भाई, इस जिंक का Zn2 पॉजिटिव में ऑक्सीडेशन हो,
इस दौरान कितने इलेक्ट्रॉन, कितने मोल इलेक्ट्रॉन निकलेंगे? 2 मोल इलेक्ट्रॉन त्यागे जाएंगे। क्लियर है बात? यानी 1 मोल जिंक का रिडक्शन ऑक्सीडेशन करने के पर 2 मोल इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। ऐसा कैसा? Cu2 पॉजिटिव है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और Cu में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका कितना मोल? 1 मोल। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको रिडक्शन के लिए? 2 मोल चाहिए। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन के मोल कितने हुए? 2 मोल। भाई इसका कितना मोल है? आगे जो लिखा हुआ मोल ही तो मान रहे हैं अपन इसको। तो इसका कितना मोल है? 1 मोल। यानी कॉपर आयन के जो सॉल्यूशन में विलयन में कॉपर आयन होते हैं उनका अपचयन करने हेतु तो कितने मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, तब जाकर के वो अपचयित होता है। क्लियर है बात? अब यहां देखो, यदि 1 मोल इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर हो रहा है तो 1 मोल पर चार्ज कितना है भाई? 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना? 96,500। तो 2 मोल पर 2 ट्रांसफर हो रहे हैं ना, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना हो गया? 2 × 96,500। 3 मोल यदि होते तो 3 × 96,500। और यदि n मोल है तो क्या होगा? n × 96,500। और 96,500 को क्या कहते हो? f। तो ये क्या हो गया? n। क्लियर है कि नहीं है भाई? बात हुई ना क्लियर? तो यहां पर एक तो Q का मान अपने को पता चल गया। Q बराबर क्या निकाला अपन ने? NF। N क्या है? स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, F है फैराडे, यानी उस अभिक्रिया में कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहे हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पर। क्लियर होगी बात? चलिए आगे देखते हैं अपन कि इस W का अब नया जो फॉर्मूला बना वो क्या रहा भाई? वो रहा W = Q का मान रख दिया, N F और E। E क्या है? सेल का क्या है? EMF पोटेंशियल हो गया ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या सेल पोटेंशियल अभी यहां कहेंगे, सेल की बात हो रही है। तो E है सेल पोटेंशियल, सेल का विभव। क्लियर? चलो इसको आगे बढ़ाते हैं। अब मैं क्या कह रहा हूं कि W है वो सेल द्वारा किया गया कार्य। अब सेल कार्य करेगा तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में कमी आएगी, यही तो बात है ना भाई। मैं क्या कह रहा हूं कि सेल को कार्य करना पड़ रहा है, इसका मतलब खुद की ऊर्जा में क्या आ रही है? कमी आ रही है। भाई खुद की खर्च करेगा, एनर्जी खर्च करेगा तभी तो काम करेगा, ऐसे बाहर से तो कोई दे ही नहीं रहा उसको एनर्जी। तो खुद की ऊर्जा में क्या हो रही है? उसकी कमी हो रही है। ठीक है? और ये कमी किस रूप में परिलक्षित हो रही है? यूजफुल कार्य में। क्लियर? यानी जो खुद की ऊर्जा है उसमें कमी आ रही है। और कितनी कमी है? किए गया यूजफुल कार्य। भाई जितना उसने कार्य कर लिया, जितना उसने कार्य किया, तो ये कैसे पता चला कितनी उसकी ऊर्जा खर्च होगी? तो कार्य बराबर क्या रह गया? उसकी ऊर्जा में कितनी कमी रह गई। और ये ऊर्जा कौन सी है? यूजफुल वर्क की। तो किया गया कार्य चेंज इनटू गिव्स फ्री एनर्जी क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। यानी जो उसकी एनर्जी थी उससे उसकी एनर्जी कम हुई है। ठीक है? और कितनी कम हुई? जितनी उसने यूजफुल कार्य में काम में ले ली। और यूजफुल कार्य क्या होता है? डेल्टा जी। और ये मान क्या हो गया? नेगेटिव। क्लियर है? समझ गए? तो यहां W की जगह क्या रखे हैं? -ΔG = NFE। ठीक है? या ΔG हो गया -NFE। ये बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूला आ गया है अपने पास। यहां ΔG का मतलब है गिब्स फ्री एनर्जी में परिवर्तन, गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन, बराबर -N है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E है फैराडे और E है सेल का पोटेंशियल, सेल विभव। ठीक है? अब इसको आगे लेते हैं अपन। और यहां मान लीजिए स्टैंडर्ड कंडीशन लगा दें। स्टैंडर्ड कंडीशन लगा दें तो स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब क्या हुआ? वही टेम्परेचर 298 केल्विन, प्रेशर 1 atm और कंसंट्रेशन 1 m हो। तो ये किस रूप में चेंज हो जाएगा? स्टैंडर्ड में। तो ΔG हो जाएगा ΔG0 बराबर -NF, ये तो फिक्स है, और E हो जाएगा सेल का स्टैंडर्ड पोटेंशियल। तो ये नया फॉर्मूला आ गया अपना, ΔG0 बराबर -NFE0। ये किसके लिए? स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए है। क्लियर है बात? तो अब देखते हैं अपने पास कौन कौन से फॉर्मूले आ गए हैं। तो होता है Q × E, और Q बराबर अभी अपन ने निकाला NF, और ये E हो ही गया। अब जो किया गया कार्य था वह किस रूप में परिलक्षित होता है?
उसकी ऊर्जा में कितना कमी हो रही है, सेल की जो इंटरनल एनर्जी है उसमें कितनी कमी है, और ये कमी किस रूप में प्रकट हो रही है, अब जो यूजफुल कार्य है उस रूप में। तो यहां पर अपने लिख दिया था माइनस डेल्टा जी इक्वल टू एन एफ ई, और ये हो गया डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ, ये अपन ने निकाल लिया। और स्टैंडर्ड कंडीशन की अपन बात करें तो डेल्टा जी नोट बराबर माइनस एन एफ ई। चलिए ये फॉर्मूले अपने पास आ चुके हैं। अब इसको अपन लेके चलते हैं, यहां पर ये जो संबंध है, यहां का ये जो संबंध है, ये संबंध है किस किस के बीच में, गिब्स मुक्त ऊर्जा और सेल के विद्युत वाहक बल के बीच में। तो यहां से प्रश्न ये भी आता है कि सेल के विद्युत वाहक बल और गिब्स मुक्त ऊर्जा में संबंध स्थापित कीजिए। तो संबंध स्थापित करने का मैंने अब तक का जो भी तरीका बताया है वो सारा का सारा किसके बीच में है, सेल की गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन और सेल के जो सेल पोटेंशियल है उसके बीच में रिलेशन है, और वो रिलेशन आ गया डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई। क्लियर, ये है अपना इसमें संबंध। चलिए अब अपन पढ़ने वाले हैं नेस्ट समीकरण, क्योंकि नेस्ट समीकरण के जो भी प्रीकर्सर अपने को चाहिए था वो अपने पास उपलब्ध है। डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई अपन ने निकाल लिया है, डेल्टा जी नोट बराबर माइनस एन एफ ई नोट अपन ने निकाल लिया है। आगे शुरू कर रहे हैं अपन नेस्ट समीकरण। तो नेस्ट समीकरण के लिए देखिए क्या है, मैं कोई एक रिएक्शन लिखता हूं और उस रिएक्शन के लिए देखिएगा ये ए प्लस बी बी सी सी प्लस डी, ये कोई एक क्रमणीय अभिक्रिया है जिसका अभिक्रिया स्थिरांक क्या है, साम्यावस्था स्थिरांक के है। क्लियर है भाई, के साम्यावस्था स्थिरांक है, अपन ने समय वाले पार्ट में पढ़ा है इसको। ए प्लस बी बी रिवर्सिबल रिएक्शन सी सी प्लस डी डी हो गया। तो साम्यावस्था स्थिरांक द्रव्यानुपाती क्रिया नियम से क्या होता है, केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा है मैंने, केमिकल काइनेटिक्स में अपन ने पढ़ा द्रव्यानुपाती क्रिया नियम। तो द्रव्यानुपाती क्रिया नियम बराबर क्या होगा, क्रियाफलों की सांद्रता सी की सांद्रता डी की सांद्रता अपॉन क्रिया कारकों की सांद्रता ए की सांद्रता एक पावर ए और बी की सांद्रता एक पावर बी। पढ़ा हुआ है मेरा, बिल्कुल केमिकल काइनेटिक्स में आप देख लीजिएगा, वहां पर पूरा नियम है। अभी अपन उस नियम पे नहीं जाएंगे, नियम पे जाएंगे तो अपनी क्लास बहुत लंबी हो जाएगी और अपने को ये लमसम 30-35 मिनट की क्लास रखनी है। तो यहाँ पर साम्यावस्था स्थिरांक आ गया के बराबर क्रियाफलों की सांद्रता का गुणनफल अपॉन क्रिया कारकों की सांद्रता का गुणनफल, हो गया भाई साम्यावस्था स्थिरांक। अब यहाँ पर इसको तो अभी यही ड्रॉप कीजिए, ये के आ गया, के यहाँ क्या है, ये है साम्य स्थिरांक, साम्य स्थिरांक या रिएक्शन कोएफिशिएंट भी कहते हैं इसको, रिएक्शन कोएफिशिएंट, ठीक है, या रिएक्शन कांस्टेंट। हो गया भाई बात। अब थर्मोडायनेमिक में एक यहां नेल्स द्वारा क्या किया गया, थर्मोडायनेमिक का एक रिलेशन लिया गया। थर्मोडायनेमिक में एक रिलेशन चलता है डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल एन के। अब ये ज्यादा मत सोचना इसके बारे में कि ये कहां से आया, अभी नेल्स समीकरण अपन पढ़ रहे हैं तो इसको बस इतना ही समझिए कि भाई ये है डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल एन के, ये रिलेशन है। थर्मोडायनेमिक उष्मा गति की जो है उसमें ये रिलेशन दिया गया है, ठीक है। जब अपन थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे उसमें ये रिलेशन आएगा, तब मैं आपको पूरी अच्छी तरह से क्लियर कर दूंगा। अभी आप केवल इसको इतना याद रखिए कि भाई उष्मा गति की समीकरण से, यहां अपन लिख देंगे उष्मा गति की समीकरण से, उष्मा गति की समीकरण से, और समीकरण क्या है, डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नोट प्लस आर टी एल एन के। यहां डेल्टा जी का पता ही आपको, गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन है। डेल्टा जी नोट क्या है, मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन है। आर क्या है बता देता हूं, आर है गैस स्थिरांक, गैस कांस्टेंट, और इसका मान कितना होता है भाई, इसका मान होता है 8, यहां लिख देता हूं 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये है गैस स्थिरांक का मान। T है यहां टेम्परेचर, T है टेम्परेचर, तापमान, ठीक है। ln क्या है, लोग ही है, नेचुरल लोग, जिसकी बेस कितनी होती है, E होती है, और ये लोग से किस प्रकार से संबंधित है,
2.303 को मल्टीप्लाई कर दें log 10 से तो आ जाएगा ln e, दोनों में रिलेशन है। ln e बराबर क्या होता है 2.303 log 10 हो गया भाई यहाँ पर। और k क्या है, k ये है। क्लियर होगी बात यहाँ पर। मैंने कहा था कि भाई एक बार k को छोड़ दो इसको, तो k है यहाँ पर। क्लियर है, कहीं दिक्कत नहीं है। अभी k का मान अपन लास्ट में रखेंगे, इस अभिक्रिया को अभी रखेंगे तो लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो r का मान हो गया, t का मान हो गया, ln और log के बीच में मैंने रिलेशन भी बता दिया। चलिए अब मान रखते हैं यहाँ पर डेल्टा g और डेल्टा g नोट के। तो डेल्टा g की जगह आपने रखा -nfe इक्वल्स टू, फिर डेल्टा g नोट पर -nfe नोट। देखिए ध्यान दें, ये नॉर्मल कंडीशन की बात है और ये कौन सी कंडीशन की बात है, मानक कंडीशन की बात है। और मानक कंडीशन में ये जो ई नोट है ये भी क्या है, मानक सेल विभव है, प्लस RT ln की। हो गया भाई। चलिए अब इस अभिक्रिया को, जो भी ये रिएक्शन, जो अपना समीकरण है, इस समीकरण को अपन NF से डिवाइड कर देते हैं। किससे भाग दे देते हैं, बाय डिवाइडिंग NF से डिवाइड कर देते हैं। NF से डिवाइड करें तो ये लीजिए, मैं इसी में नीचे लिख देता हूं NF और ये NF। तो भाई n से n कट गया, f से f कट गया, n से n, f से f। यहां कटेगा नहीं, क्या बचा अपने पास, -e बराबर -e नोट प्लस RT ln k अपॉन NF। ठीक है भाई, RT ln k ये हो गया अपना। अब माइनस माइनस सिंबल चेंज कर लो, या फिर यहां पर ही माइनस से भाग दे देते, एक ही बात है। जैसे यहां -nf से भाग दे देते तो अपने आप प्लस हो जाता, या साइन चेंज करें तो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। तो e बराबर क्या हो गया, e नोट प्लस है माइनस RT, थोड़ा नीचे रख देता हूं, e बराबर e नोट माइनस RT बटे NF ln k। ये लीजिए साहब, नया समीकरण आ गया है अपने साथ। नया समीकरण अपने को मिल गया है, e बराबर e नोट माइनस NF बटे e नोट माइनस RT अपॉन NF ln k। ठीक है। हालांकि ये वाला जो समीकरण है, ये समीकरण है जब टेम्परेचर अलग दिया हुआ होता है 298 से। 298 तो आदर्श कंडीशन है ना, उसके अलावा यदि टेम्परेचर दिया जाता है 298 केल्विन ना दे, तो उस स्थिति में यहां पर ये समीकरण प्रयुक्त किया जाता है। यहां टेम्परेचर जो T है ना, वो ध्यान रहे हमेशा किस में लेना है, केल्विन में लेना है। हमेशा ध्यान रखें इसे, टेम्परेचर को किस में लेना है, हमेशा केल्विन में लेना है। क्लियर है बात। तो ये तो हो गया नेट समीकरण का एक रूप। ठीक है, इसी को नेट समीकरण को अपन और आगे बदल सकते हैं। तो आगे नया रूप लेता है इसका, इसी को मैं आगे बढ़ाता हूं। यहां तक देख लीजिएगा, ये उष्मागतिकी समीकरण लिया, डेल्टा जी नोट प्लस RT ln के। डेल्टा जी का मान रखा -NEF रख दिया, यहां पर NF से डिवाइड कर दिया, तो यहां E बच गया, यहां E नोट बच गया, RT ln के अपॉन NF बच गया। तो ये हो गया अपना एक नेट समीकरण का एक रूप। अब देखते हैं अपन नेट समीकरण का अगला रूप। ये एक रूप अपन ने पढ़ लिया है, इसको मैं 1 नंबर कर देता हूं। अब इसमें अपन क्या करें, ln का मान रख देते हैं। तो ln की बेस कितनी है, E, किसके बराबर होगा 2.303 log की बेस 10, इसके बराबर होगा। तो ये मान रख देते हैं यहां पर। तो E बराबर क्या रह गया, E बराबर E नोट माइनस 2.303 RT बटे NF log k। हो गया भाई, ln को मैंने किस रूप में लिख दिया, log के रूप में। log की बेस 10 हो गया, 2.303 डिजिट्स को मैंने आगे ले लिया, RT अपॉन NF log k। एक समीकरण हो गया। चलिए 2 समीकरण हो गए अपने पास। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण समीकरण है, वो समीकरण अब आ रहा है जिसे अपने को न्यूमेरिकल में प्रयुक्त करना है। यहां अपने को क्या देखना है भाई, R का मान फिक्स है। R का मान कितना है, R का मान है एट, यहां नीचे रख देता हूं, R का मान है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है। T का मान, टेम्परेचर यदि 298 केल्विन रखें, यहां मैं किसकी गणना कर रहा हूं, जब टेम्परेचर रूम टेम्परेचर हो, रूम टेम्परेचर यानी कमरे के ताप के ऊपर यदि ये समीकरण लगाया जाए तो T का मान कितना हो जाएगा 298 केल्विन। मोस्टली जो भी क्वेश्चन होते हैं
को क्या देता है, अगला देता है 298 केल्विन ताप के ऊपर 298 केल्विन। इसका मतलब टी का मान मैंने रख दिया 298 केल्विन रखा। और एफ का मतलब जानते हो अपन, एफ का मतलब 96,500 कूलम रखना अपने को। चलिए ये मान यहां रख देते हैं, तो E बराबर क्या हो गया, E नोट माइनस 2.303, R का मान देखिए 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है। T का मान कितना 298 केल्विन अपॉन N का N है और F का मान है 96,500 कूलम, ठीक है, पर मोल। ये लो, अब देखिए यहां पर मोल से मोल कट गया, केल्विन से केल्विन कट गया, जूल कूलम बच गया जिसे अपन वोल्ट कहते हैं। अब 2.303 8.314 298 और 96500, इनको जब आप हल करोगे तो ये मान आएगा यहां पर इतना, E नोट माइनस 0.0591 अपॉन नीचे क्या बचा है n, और आगे क्या बचा यहाँ पर लोग, आगे मान रख देता हूं यहां पर भाई, टी के तक तो मान रख ही दिया था, लोग के बच गया, ये लोग के अपन ने आगे लिख दिया है, ठीक है। तो 0.0591 यानी इसको 8.314 को 298 केल्विन को गुणा करके 96500 से डिवाइड किया अपन ने, तो अपने पास मान आया 0.0591 और नीचे n बचा हुआ ये, और आगे है log k, ठीक। ये वाला जो सूत्र है, ये वाला सूत्र आपके सबसे ज्यादा काम में आता है न्यूमेरिकल में। E बराबर E नोट माइनस 0.0591 अपॉन n log k, और ये कितने डिग्री सेल्सियस, कितने केल्विन के ऊपर तापमान पर है, 298 केल्विन ताप के ऊपर ये मान दिया हुआ है। यानी अब मैं इसको और ज्यादा हल करूं, सबसे ज्यादा यही काम में है, इसको और ज्यादा मान लो मैं न्यूमेरिकल के लिए हल करूं, तो इसको आप क्यों लिख सकते हो, E बराबर E नोट माइनस 0.059, 0.0591 है तो 59 को अपन क्या लिख दें, 6 लिख दें, 0.06 अपॉन n। ये फॉर्मूला एग्जाम में नहीं उतारना है अपने को, हल करने के लिए, एग्जाम में तो यही है, लेकिन इसको हल करो ना तो शॉर्ट फॉर्म ये हो जाएगी log k। ये लो साहब, सबसे सरलतम ये मान आ गया, और k का मान अपन यहां रख दें। अब k का मान यहां रखें तो k वाला ये रहा, तो E बराबर E नोट माइनस 0.0591 अपॉन n log k का मान है ये c की पावर c, d की पावर d, a की पावर a और b की पावर b। ये लो सर, ये फाइनल अपने पास में फॉर्मूला आ गया है। ये तो मैंने हल करने के लिए बताया था शॉर्ट में, इसको कॉपी में वैसे नहीं लिखना है, केवल जब अपन रफ में हल करें ना तो 0.0591 की जगह पे क्या मान लिया करो, 0.06 मान लिया करो, पड़ा जाएगा उत्तर आपके पास। n क्या है, स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो ये रहा अपना फाइनल फॉर्मूला, E बराबर E नोट माइनस 0.0591 अपॉन n log, ये कंसंट्रेशन है, सांद्रताएं हैं, C की सांद्रता, D की, A की और B की ये सांद्रताएं। इसलिए मैंने कहा था सांद्रता आपने कितनी मान ली, सांद्रता अपने को 1 नहीं माननी, 1 माना, 298 केल्विन तापमान माना, प्रेशर 1 मान लिया, तो क्या हो गया फिर तो ये मानक हो गया। और मानक सेल विभव कैसे कैलकुलेट करते हैं अपन, मानक सेल विभव तो अपना वही E नोट सेल बराबर E नोट कैथोड, E नोट सेल बराबर E नोट कैथोड माइनस E नोट NO, इसी से ज्ञात करते हैं। तो ये तो हो गया सेल विभव, सेल पोटेंशियल या फिर हाफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आधे सेल का भी इससे ज्ञात कर सकते हैं या पूरे सेल का भी। E नोट सेल ये क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक सेल विभव या मानक इलेक्ट्रोड विभव, किसके लिए, कैसे ज्ञात करते हैं, ऐसे, यानी इसका मान ऐसे ज्ञात करेंगे। ये फॉर्मूला किसके लिए, ये इसके लिए, क्लियर होगी बात, और बाकी के मान है ही आपके पास में। तो आई होप आपको ये जो निम्न समीकरण है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी आपके कोई कंफ्यूजन रह गया हो तो तसल्ली से एक बार वीडियो के पीछे जाइए और आराम से एक बार फिर से देखिएगा। मैं दावा कर रहा हूं कि आपके कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। फिर भी यदि कंफ्यूजन लगता आपको कि भाई थोड़ा कंफ्यूज हैं, तो अगली क्लास में अपन इसको अप्लाई करेंगे, निम्न समीकरण का कैसे कैसे अपन अनुप्रयोग में उपयोग में लेते हैं, किस प्रकार से अपन पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। तो अगली क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं, तब तक आप इसे पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए।
मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।